नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे एक शख्सियत की मुलाकात कराते हैं। हम समझते हैं कि वो किस तरह से समाज की मुख्यधारा से जुड़े, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया और उनके जीवन में कैसे कैसे संघर्ष भी सामने आए। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल गुड्डा से। प्रदीप जी कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं और निर्दलीय चुनाव जीतकर भी उन्होंने सबको चौंकाया है। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को हराया। बहुचर्चित सीट थी, संजय मसानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए और प्रदीप जायसवाल चुनाव लड़ रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही थी, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि लग वहां ऐसा ही रहा था कि जनता उनका चुनाव लड़ रही है और जनता के आदेश पर ही वो चुनाव लड़े थे। वो हमेशा ये कहते रहे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रदीप जायसवाल गुड्डा कैबिनेट मंत्री, लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, ये यात्रा कैसे शुरू हुई, कब सोचा कि राजनीति में जाना है? ये हालांकि मेरे पिताजी का अचानक राजनीति में कुछ ऐसे विवादों के कारण कुछ लोगों ने उनको परेशान किया बिजनेस में। उसके चलते मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय अमृतलाल जी जायसवाल, जो इस दुनिया में नहीं है अभी, उनका ये सोचना था कि मेरे धंधे में जिसने लात मारा, जिसने मेरे पेट पे लात मारा था, मैं भी, जो हमारे एक दो विधायक थे, मैं टक्कर में फिर वो राजनीति में आया और दुर्भाग्य रहा कि 2 चुनाव लड़े वो कांग्रेस से। पहला चुनाव 1100 वोट से हार गए, दूसरा चुनाव 400 वोट से हारे। बस वो वहाँ से चालू हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी के साथ गलत हुआ और उनको काफ़ी अफवाह फैला के, भ्रम फैलाकर, और मैं समझता हूँ कि ऐसा चुनाव जो वाराणसी क्षेत्र का हुआ उस समय, ऐसा ऑल इंडिया में ऐसा चुनाव नहीं होता कि कैंडिडेट खुद गायब हो गया। और कैंडिडेट गायब हो गया, उसने ये प्रचार कर दिया कि मेरे पिताजी ने उसका मर्डर करा दिया। अब वो कैंडिडेट के कारण गायब हो गया और ये प्रचार किया गया उसका मर्डर करा दिया। और जिस दिन चुनाव का आखिरी वोट डला, वो कैंडिडेट वापस आ गया, अपना वोट भी डाला उसने। उसके उस दुष्प्रचार के चलते मेरे पिताजी 400 वोट से फिर हार गए। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मेरे पिताजी के साथ कहीं ना गलत हुआ। उसके बाद उनका देहांत हो गया। मैं उस चीज़ को लेकर मैं राजनीति में आया कि मेरे को सही बात जनता के बीच में ले जाना है कि मेरे पिताजी सही थे और उनके साथ गलत हुआ है। जो अपराध उन्होंने किया नहीं, किसी का मर्डर किया नहीं, क्योंकि जिसका प्रचार किया गया था वो आदमी वापस आ गया बाद में। तो जो अपराध उन्होंने किया नहीं, उसकी सज़ा जनता ने चुनाव में दी। तो जनता को मैं सही बात बताने के लिए मैं राजनीति में आया और उसके बाद माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला। 1996 में जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और 98 में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे टिकट दिया। तब से लेकर मैं लगातार 3 बार चुनाव जीता। 2013 तक 13 में चुनाव किसी परिस्थिति में हारा मैं, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता ने, कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं दोबारा लौट के आया और इस बार चुनाव निर्दलीय के रूप में जीत के आया मैं। बिल्कुल। जब आप राजनीति में नहीं आए थे तब क्या करते थे? उस समय मैं, चूँकि मैं इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू किया। तो चाहे सिंचाई विभाग हो, PWD हो, RES हो और ब्रिज डिवीज़न होता है जी, सारे डिपार्टमेंट में ठेकेदारी किया मैंने। और मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। आज भी मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में वाराणसी क्षेत्र में कराता हूँ। इस साल सिल्वर जुबली में 25 साल हुआ टूर्नामेंट को, जिसमें कई रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी आते हैं, ऑल इंडिया की टीम के कई खिलाड़ी आते हैं। तो इस साल 25वां साल रहेगा। तो इस तरह से मेरा बहुत सारे सामाजिक संगठन में मैं काम करता था। तो इस तरह से सब वर्किंग करते करते जब मुझे टिकट मिली, मैं दिल्ली नहीं गया टिकट मांगने। मुझे कमलनाथ जी, मुझे क्या देखा पता नहीं, उन्होंने बुला के टिकट दिया मुझे और इस तरह से मैं राजनीति में आया। फिर यूथ कांग्रेस की राजनीति की किस नेता से प्रभावित थे आप जब यूथ कांग्रेस में शामिल? मैं शुरू से माननीय कमलनाथ जी से जुड़ा रहा और हर बार उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता था। मैं आज तक अगर टिकट के लिए कभी दिल्ली नहीं गया, नहीं भोपाल गया, और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ में हमेशा रही। और एक प्रकार जैसे फेविकल का जोड़ होता है,
ऐसा मेरे कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ मेरा जोड़ है। बीच में जरूर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ किसी परिस्थिति, लेकिन फिर वापस आया। और इस बार आप देखिए कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ छोड़ दिया था। किसी, अब संजय मसानी सब जानते हैं, और पूरे प्रदेश में उसका लाभ मिलेगा ऐसा सोच के हमारे कुछ नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, हालांकि निर्णय गलत था उनका। मेरी बी फार्म तैयार हो चुका था, टिकट मुझे दी गई थी, सर्वे मेरा नाम था, अचानक उसको वहाँ उतार दिया गया जी। लेकिन इसके बावजूद मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे नहीं छोड़ा, और निर्दलीय के रूप में भी मैंने जम्मू जनता का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे चुनाव जिताई। चुनाव जीतते भी रहे, एक बार हार का भी स्वाद चखा, पिता को 2 बार हारते भी देखा। जब जीतते हैं तब कैसा लगता है, और जब हारते हैं तब क्या सोचते हैं? जैसा मैंने कहा कि मेरे पिताजी भी चुनाव हारे, क्योंकि मैं खिलाड़ी था। मैं इस बात को समझता था कि भाई हर मैच तो आदमी जीतता नहीं है, कभी हारता भी है। लेकिन खिलाड़ी मेरे दिमाग में था कि खिलाड़ी उसको बोलते हैं जो हारने के बाद भी जीतने की तैयारी करता है। वो खिलाड़ी भावना मेरे में थी, तो मैंने उसको खिलाड़ी भावना से लिया। और मैंने कहा कि 2 चुनाव में पिताजी हारे, उसके बाद भी मैं जनता के बीच में गया और जनता को सच्चाई बताया मैंने, गाँव जाके, और गाँव में युवाओं का गठन किया मैंने। और जब जनता को समझ में आया तो जनता ने मुझे ब्याज समेत 3 बार लगातार जिताई, ब्याज समेत। तो ये सच्चाई जब जनता 2 बार हारे पिताजी तो जनता ने 3 बार लगातार जिताया। फिर आपको भी निराशा हाथ लगी, तब क्या हुआ था? हालांकि जनता मेरे से नाराज नहीं थी। जनता, चूंकि मैं विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीता, कांग्रेस के मात्र 37 विधायक जीते थे। उस समय भी चुनाव जीत के आया 2003 में, 8 में, 3 की बात है। 57 मात्र 57 विधायक जीत के आया, तब भी मैं जीत गया। तो लोगों का ये सोचना है कि 3 बार हमने गुड्डा भैया को जिताया है, लेकिन सरकार नहीं बननी कांग्रेस की। और इस बार मेरे सामने जो प्रत्याशी आया था वो 4 चुनाव हार चुका था। ऐसा प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दी जो 4 चुनाव हार चुका था। तो एक सहानुभूति भी थी कि यार एक बार इसको भी देख लिया जाए, बुड्ढा भैया की सरकार तो बन नहीं रही है, तो एक बार इनको भी मौका। हाँ, सहानुभूति, उस सहानुभूति के चलते उसको चुनाव जिताया गया। अब मेरे पास इतना जनता का भरोसा था, बुड्ढा भैया तो सांसद बन जाएंगे, कहीं भी चलेंगे, लेकिन इस बेचारे का आखिरी चुनाव है, इसलिए इस बार जिता दो उसको। इस बेचारे के नाम से उसको जिता दिया, उसका भी सम्मान किया मैंने। कभी कभी ये बेचारा भी होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि जनता का भाव है। उसके बावजूद मेरा काम चालू रहा। मेरा कार्यालय, चुनाव हारने के बाद मेरा कार्यालय पूरा 5 साल चला। 2 कार्यालय मेरे, दोनों कार्यालय में मैं लगातार काम करता रहा। जनता को महसूस नहीं होने दिया कि मैं विधायक नहीं हूँ, सारा काम मैं करता था उनका। अब उसी का फल मिला कि भले ही पार्टी ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन जनता ने मेरे साथ इस बार नहीं छोड़ी। वो सहानुभूति मेरे साथ रही इस बार, उसका फल। कमलनाथ जी के आप बहुत प्रशंसक हैं, उन्हीं के फॉलोअर रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नेता आपको भाता भी नहीं है। और अचानक जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और उन्हें एक समर्थन की भी ज़रूरत थी, ऐसे दौर में आपकी टिकट कट गई, कैसा लगा था? उस समय बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद माननीय कमलनाथ जी की कोई मजबूरी रही होगी। और मैंने भी उनको आंसू, उनके आंखों में मैंने आंसू देखा इस बात को। अब उनकी क्या मजबूरी थी, पार्टी का दबाव था या प्रदेश में चुनाव जिताना था, उन्होंने मतलब उसको उनको भी बहुत दर्द हुआ इस बात का। उसको भी मैंने खिलाड़ी भावना से लिया, एक बुरा सपना समझ के मैं उसको भूल गया बाद में। और आपने देखा कि जैसे चुनाव जीतने के बाद माननीय कमलनाथ जी का एक फ़ोन आया, तो चूँकि इतने साल में साथ में रहा उनका, मैंने उस नाते मैंने तत्काल समर्थन उनको दिया। जब चुनाव लड़ रहे थे आप, पार्टी ने कोशिश की होगी आप न लड़े, बैठ जाए, समर्थन करें, कोई आगे कोई मौका आएगा करेंगे, बहुत तरह की बातें की होंगी, बहुत समझाया गया। तो तब आपको ने समझने को आप तैयार नहीं हुए, क्यों? आपको क्या लग रहा था? नहीं, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय हमारे दिग्विजय सिंह जी, उनके वो मुख्यमंत्री तब भी उनके साथ काम किया, ये दोनों ने मुझे 1 घंटा समझाया और सेक्रीफाइस करने के लिए कहा। ये कहा कि सरकार बनेगी तो हम उसको लाल बत्ती कर देंगे। मुझे ये कहा कि दूसरी विधानसभा से लड़ लो, लेकिन मेरा डर था कि मैं अपनी विधानसभा की जनता को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने कहा। और तीसरी बात मैंने कहा कि मुझे आपके रहते मुझे किसी लाल बत्ती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे सामने चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, एक तो मैं भी घर बढ़ जाऊँगा, और मेरे चुनाव नहीं लड़ने से संजय मसानी तो किसी भी स्थिति में चुनाव बस वो साथ भी खड़े रहता, तो वो चूँकि बाहर का प्रत्याशी है और कट्टर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। व्यापम घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, दुनिया में कहीं नाम आता है,
जनता स्वीकार नहीं करेगी, चुनाव ये हार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी 12 सीट से। तो एक सीट कांग्रेस की खराब होगी, मेरा भी कैरियर खराब हो जाएगा। मैंने ये बोला कि मेरे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और मैं चुनाव लड़ा। और आपने देखा कि आज सारे नेता, वो दोनों नेता बोलते हैं तुमने सही किया बोले, क्योंकि मेरी सीट के कारण सरकार बनी। आज 114 विधायक आए। आज जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे छोड़ दिया था, आज उस कांग्रेस पार्टी को मैंने 115 नंबर का विधायक के रूप में मैंने समर्थन दिया। तो ये बात लोग अब सराहना करते हैं और मेरे निर्णय को सही साबित कर रहे हैं। चुनाव जब आप लड़ रहे थे तभी आप ये कह रहे थे कि मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। जी जी जी। इस तरह की बात। तो ये क्या मन में ये था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, या ये लग रहा था कि एक बहुत पुराना कांग्रेसी, पिता ने भी कांग्रेस में काम किया और आपने भी यूथ कांग्रेस से लेकर 2-3 बार विधायक कांग्रेस से बने, तो उस समय क्या लग रहा था कि नहीं ये पार्टी तो मेरी है, ठीक है उसने मुझे मेरे वक्त पर पूछ परख नहीं की है, लेकिन पार्टी मेरी है, चुनाव जीतूंगा तो अपनी पार्टी के साथ ही रहूंगा, या ऐसा लग रहा था कि नहीं इस बार तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो जाना वही है? और जनता में इस बात का कैसा रिस्पॉन्स था? मुझे वैसे पूरा भरोसा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, और चूंकि मेरे साथ जितने कार्यकर्ता थे, अब मेरी पहचान कांग्रेस से है, तो मैंने चुनाव इसी बात से लड़ा कि सारे कांग्रेस मेरे साथ थे। मैंने कहा भले ही हमारे चुनाव चिन्ह चला गया है संजय मसानी के पास, लेकिन हमको कांग्रेस को बचाना है। अगर यहाँ गुड्डा जायसवाल जीतेगा ना, कांग्रेस जीतेगी, और गुड्डा जायसवाल जीतेगा तो पंजा हमारा निशान अपने आप वापस आएगा। इस बात को मैंने जनता के बीच में कहा कि हमको उसको वापस लाना है, तो उसके लिए हमको लड़ना जरूरी है। मैं नहीं लड़ूंगा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ रहे, पूरी क्षेत्र की जनता भी रही, और पूरा मेरा आत्मविश्वास था कि सरकार बनेगी और सरकार में हम वापस आएंगे। ये पूरा विश्वास था मुझे। आपको लगा था मंत्री भी बनेंगे? आप मंत्री का तो नहीं सोचा था मैंने जी, लेकिन ये जरूर था कि बहुत संघर्ष में चुनाव होगा, और मेरे मुंह से ये भी निकला कि 114-15 विधायक आएंगे, सरकार में हम स्थान पाएंगे। ये बात अपने भाषण में मैंने कहा था कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, चाहे बीजेपी के बने चाहे कांग्रेस के। अच्छा, ऐसा ये भी कहा था मैंने भाषण में जी। और जैसा पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आपकी बात जो है 114 वैसे ही हो गई। ये जनता ने आपसे कहा चुनाव लड़ने के लिए, खुद सोचा आपने, क्या हुआ क्या था जो आपने अपना इतना बड़ा कैरियर, 3 बार के विधायक थे, पार्टी में एक बड़ा कद था, बड़े नेता समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, आपको क्या लगा? कोई दबाव था या जनता की तरफ से कुछ ऐसा संकेत था? क्या हुआ क्या था? जिस दिन संजय मसानी को टिकट मिली वो दिवाली का दिन था। अब सोच लो आप, 8-9 बजे पूजा पाठ का टाइम रहता है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सारी खुशियाँ उस दिन रहती है, और हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि उस दिन संजय मसानी को टिकट मिल गई, मेरी टिकट कट गई। उसके बावजूद मेरे घर में निराशा का माहौल था बहुत। उसके बाद मैंने घर में पूजा किया। उसके बाद मेरी हमेशा परंपरा रही है कि मैं कार्यालय जाके पूजा करता हूँ। जब मैं कार्यालय निकला, बड़े भरे मन से गया, मैंने कहा पूजा पाठ तो मैं करूँगा। जब कार्यालय गया था उस समय आपने देखा 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में कम से कम 1000 कार्यकर्ता, बहुत लोग थे बिल्कुल, और सबके आंखों में आंसू थे। उसके बावजूद मैंने सबको समझा के पूजा पाठ किया, फटाके नहीं फोड़ा, लेकिन मिठाई सबको खिलाया मैंने, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे। और रात भर मेरे पास कार्यकर्ताओं के फोन आते थे, गाँव वाँव सब अरे फ़ोन पर होते थे वो लोग। तो इससे मेरे को समझ में आया कि मुझे चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरे दिन ये हुआ कि लगभग दोपहर को 3 बजे की बात है, लगभग 5 से 7 हज़ार कार्यकर्ता बिना बुलाए मेरे कार्यालय में आ गए। जैसे जैसे पता चला पूरे कार्यालय में भीड़ लग गई। तो ये सब देख के मैंने फैसला कर लिया कि मेरे पास सिर्फ चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, और पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ना। सबने कहा आप लड़िए। कितना भावुक हुए, आंखें नम हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ था वो, अगर उस दौर को अगर आप याद करें? वो 5-7 हज़ार लोगों के साथ जब मीटिंग हुई तो जितने लोगों ने मतलब सबकी राय ली गई, जितने लोगों ने राय दिया सबने आंखों में आंसू लाके राय दी, सबके आंखों में आंसू। जब मेरा नंबर आखिरी में आया तो मैंने सब कार्यकर्ता हिम्मत तो बनाया, लेकिन मेरे आंखों में भी आंसू आ गया, सब भावुक हो गए। अब मेरे आंखों में आंसू आना यानी वो 7 हज़ार लोग और मजबूत हो गए। फिर वो ये चुनाव ऐसा लगा मुझे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे हमारे कार्यकर्ता पंच का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। ना मुझे पैसे की डिमांड की उन्होंने किसी ने गाड़ी की डिमांड की। और जब मैंने गांव के कार्यक्रम किया, मैंने जनसभा रैली, तो मैं आपको बताऊं कि गांव में जब सभा में भाषण देता था 3 लाख रुपए चंदा हुआ।
गांव के किसी कार्यकर्ता ने 1100 रुपये दिया, किसी ने 11,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया। 3 लाख रुपए तो गांव की जनता ने मुझे चंदा करके दिया चुनाव लड़ने के लिए। ये भावना मेरे साथ जुड़ी। प्रदीप जी, पिता के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से आप राजनीति में आए, वो एक प्रेरणा भी थी और एक दुखद परिस्थितियां भी। पिता नहीं रहे, फिर आप विधायक बने, मंत्री बने। अब याद करते हैं तो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उनका आज जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे वो। और घर परिवार वालों को भी संतुष्टि बहुत। उनके साथ जो गलत हुआ था मैंने एक प्रकार से उसको क्या कहेंगे, मैं बदला लिया उनसे मैंने, और अपने पिताजी की सच्चाई को सामने लाया। और उसके बाद जिस पद पे पहुंचा हूँ आज मैं, मेरे परिवार में ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी कोई नहीं रहा, और राजनीति में आना पसंद भी। मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि सब काम करना लेकिन राजनीति में नहीं जाना। तो कॉलेज में मैं कभी राजनीति नहीं किया मैंने, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी मेरे पिताजी ने, इन परिस्थितियों के कारण मैं आज यहाँ पर पहुँचा मैं। और इस सफ़र में जब लाइन में आया मैं, तो जैसा मैंने कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैंने जो भी काम किया पूरी तन्मयता से किया है और आम जनता के साथ मिल के किया मैंने। और उसका परिणाम है कि आज मैंने सोचा भी नहीं था कभी मंत्री बनूंगा करके, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री के रूप में अगर है तो ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद पूरा है। बिल्कुल, पिता की नसीहत थी, लेकिन नसीहत से बड़ी पिता की प्रतिष्ठा थी। और पिता नहीं रहे तो हिसाब किताब चुकाना तो ज़रूरी था। इसलिए भावुक हो रहे हैं थोड़े से वो पिता को याद करके। जाहिर है पिता आज होते तो बहुत खुश होते। आप जब पिताजी हों, आपके वो वहाँ व्यवसाय करते थे, फिर सियासत में आए, वहाँ से ओरिजिन तो आपका वहाँ था नहीं, कहीं बाहर से आए, फिर कैसे वहाँ के हो गए? मैं वैसे मूलतः हम लोग इलाहाबाद से रहने, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ और व्यवसायिक क्षेत्र में यहाँ आके 40-45 साल से यहाँ पर रहे। तो सामाजिक अच्छी प्रतिष्ठा थी यहाँ पर। तो मेरे पिताजी बहुत सामाजिक, बहुत दानी व्यक्ति के नाम जरूर से पहचान थी उनकी। और इस तरह से यहाँ रह के उन्होंने सम्मान भी पाया हर चीज़ तरह से। जी, इस तरह से सफर, इस तरह से पिताजी आए यहाँ व्यवसाय के लिए और आप सब आ गए। अब क्या लगता है कि यही सब अपना है? और तो यही सब कुछ है। कर्मभूमि तो यही वारों से नहीं है जी, मेरी कर्मभूमि है जी। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमने एक, मेरे परिवार की मेरी एक पहचान बनी पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में एक पहचान मिली जी। तो ये भी मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है सब ये। और मेरा यही सपना है कि जिले में मैंने काम किया, पार्टी का मैंने काम किया, और आज जैसे खनिज विभाग मुझे बड़ी एक पेचीदा विभाग में मानूंगा इसको मैं, माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सोच समझ कर दिया है। तो मेरा प्रयास है कि जो मध्य प्रदेश में खनिज है, खनिज आधारित कुछ उद्योग ऐसे लगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, हमारे युवाओं की खासकर जी। और इसमें नीति माननीय कमलनाथ जी से मेरी चर्चा हुई है, सारे अधिकारियों से। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत के लोगों को इसमें काम मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले, स्थानीय युवाओं को काम मिले, ताकि बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है इसका समाधान हो। माफिया राज से कैसे काबू पाएंगे? इसलिए कि जब स्थानीय लोगों के साथ कोई काम किया जाता है तो उनके पास न संसाधन होते हैं, न बाजार होता है, ऐसे बहुत से अवसर नहीं होते, और धीरे धीरे बाहरी माफिया राज पनप जाता है। इस तरह खास तौर से अगर हम खनिज की बात करें तो इस तरह की चीज़ें पनपती हैं। मध्य प्रदेश के पास उतना इंफ्रा भी नहीं है कि वो उस तरह की चीज़ों को रोक सके। तो कैसे समन्वय बैठाएंगे आप इन चीज़ों? इसमें दो तरह की बातें हैं। जैसा मैंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीति बनाने का प्रयास है। दूसरी रेत की जो बात आती है, ये लोगों को रेत सस्ती दर पर मिले। दूसरा, हमारे कुछ जो बड़े लोग हैं, अभी यह जो नीति बनी है सिर्फ बड़े लोगों को ही काम मिल रहा है इसमें, और जिसको हम भू माफिया कहते हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है, ये सब उनकी जिनका जो ध्येय होता है जो पैसा कमाना होता है, उसको प्रदेश से कोई लेकिन वहीं अगर स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, स्थानीय पंचायतों को काम मिलेगा, स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा,
तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा जवाबदारी से काम करेंगे और हिंसक घटनाएं, अवैध उत्खनन कार्य बंद हो जाएगा। रहा सवाल जो बड़े लोग हैं, हमारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग, हम काम तो दे सकते हैं लेकिन उनके पास साधन की कमी है, आर्थिक रूप से भी उतने मजबूत नहीं होते। तो इसके लिए यह है कि जो खनिज आधारित उद्योग हैं, जैसे मैं बालाघाट जिले से आता हूँ, वहाँ तांबा बहुत अच्छा है, मैग्नीज बहुत अच्छा है और भी खनिज है, लेकिन वहाँ पर एक भी उद्योग नहीं लगा है। पूरा मैग्नीज बाहर जाता है। ऐसे अन्य जिले भी हैं बहुत सारे। तो इसमें माननीय कमलनाथ जी का जो नज़रिया है, छिंदवाड़ा मॉडल जैसे आप लोग देखते हैं, छिंदवाड़ा में इतने बड़े बड़े कारखाने लग गए, पावर प्लांट लग गया, बहुत बड़े बड़े शोरूम लग गए। आप वहाँ देखेंगे सारे युवाओं को वहाँ काम मिल रहा है। तो उस नज़रिए से छिंदवाड़ा मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करने का मेरा प्रयास रहेगा माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में। और ऐसे खनिज आधारित उद्योग अगर लग गए सब जगह तो वो काम बड़े लोग कर सकते हैं। हम बड़े लोग को हतोत्साहित भी नहीं कर रहे हैं कि उनको हम बाहर कर दें, ऐसा भी नहीं है। उनके लायक काम हमको दें और बाकी जो काम है छोटे लोगों को। दो तरह से काम करने का मेरा प्रयास रहेगा। एक समन्वय बनाएंगे आप, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी। अगर वो उद्योग लगाते हैं सब जगह जी, तो उनके लायक काम है, उनके पास पैसा है, साधन है, उसको उनके लायक उनको काम दिया जाए। और जब खनिज आधारित उद्योग लगेंगे उसमें हमारे युवाओं को भी काम मिलेगा और वहाँ के आम जनता जो है उनके भी आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। ये हमारा प्रयास है। माफिया है, अफसर कुचल दिया जाता है, कई तरह के संकट हैं। आप इसको मुद्दा भी बनाते रहे हैं, इसलिए कि अब आप सत्ता पक्ष में हैं, आप इसको मुद्दा भी बनाते रहे। अब इससे कैसे निपटेंगे? इन सब घटनाओं से अभी जो हिंसक घटनाएं हो रही है ये नीतियों के कारण हो रही सब। ये जैसा मैंने कहा, जैसे उत्तर प्रदेश बॉर्डर में आप चले आओ, आप वो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको प्रदेश से आम जनता से कोई लेने देना नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, पैसा कमाना। ऐसा उनको लगता है कि जल्दी से हम लूट डाले पूरे प्रदेश को, उनकी ये नीति है। तो जब ऐसी नीति इस टाइप की बनेगी कि उनके हाथ में ज़्यादा अधिकार ही नहीं रहेंगे, इस तरह की हम नीति है, कुछ बना रहे हैं हम लोग, हमको 15-20 दिन में ऐसी रेत नीति और खनिज नीति बनाना है। तो इस तरह से रहेगा कि ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे, सिर्फ उनके लायक उनको काम दिया जाएगा जो उनके स्तर का काम करना चाहते हैं जी। और जो इस तरह से गुंडे बदमाश है, जो लोग हैं जिनका देश से पैसा कमाना है, कहीं कोई भी रास्ते में कोई अगर रोडे में आता है तो उसको ख़त्म कर दो, कोई रोडे में आता है उसको लालच दे दो। तो ऐसे लोगों को आप देखना कि इन सबको मैं ठिकाने लगा दूँ सबको मैं पक्का। हमारी सरकार इन ऐसे लोगों को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आप खिलाड़ी भावना से आओ, प्रदेश को सहयोग करो आप, और उस सबको साथ में लेकर चलने की नीयत से काम करो आप। पैसा ऐसी जगह लगाओ, उद्योग लगाओ आप जहाँ सबको काम मिले और सम्मान के साथ पैसा कमाओ भी कमाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने खासतौर से अगर हम आज बात करें, सरकार ने अध्यक्ष का चुनाव जिस तरह से लड़ा, उसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हुए। जिस तरह से डिवीजन की भी बात हुई और विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया, आपको क्या लगता है ये सरकार कहीं चूक गई? सरकार नहीं चूकी, विपक्ष चूक गया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि विपक्ष 15 साल इतने अनुभवी लोग रहे, आज का जो व्यवहार था इनका बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई नौ सीखे लोग हैं या बहुत ही बचकानी हरकत थी इनकी। आप देखें, परंपरा ये रहती कि अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है और उपाध्यक्ष जो है विपक्ष को दिया जाता है। और ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही भी थी चर्चा में, लेकिन विपक्ष इस बात से अड़ा था कि हम अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे ही। अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए जब आप बीच में आ गए हो, आज आपने देखा प्रस्ताव लाया गया था, उसमें यह था कि अगर कांग्रेस का उसका प्रस्ताव लाया गया था, आप उसमें डिवीजन मांग लेते। अगर आपके पास बहुमत था और आप कांग्रेस के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं तो आप वहाँ पर डिवीजन मांग लेते और डिवीजन ला के मतदान करा लेते आप, अगर आपके पास बहुमत था और सहमत नहीं थे तब। लेकिन जब उनका प्रस्ताव को मान लिया गया, अगर डिवीजन की बात है उसके पहले बहिर्गमन करके चले गए। जब पांचों प्रस्ताव एक साथ पढ़े जा सकते थे, उस समय जब विपक्ष ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दे दी प्रोटेम स्पीकर ने, और उसको लेकर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। सरकार ऐसे समय में क्यों नहीं वो मध्यस्थता कर पाई? संसदीय इसमें जो नियम है उसमें यह था कि पहले जो प्रस्ताव आया है, चूँकि पांचों प्रस्ताव एक ही व्यक्ति के समर्थन में थे, हमारे एनपी प्रजापति साहब के पांचों प्रस्ताव एक ही व्यक्ति के, इसलिए उसको एक प्रस्ताव माना गया। और नियम ये कहता है कि उस प्रस्ताव में पहले चर्चा होती है, आप में दम था उस प्रस्ताव में डिवीजन करा के उस प्रस्ताव को गिरा देते आप। वो अगर असफल हो जाता तब इनके प्रस्ताव पर चर्चा होती विपक्ष की, लेकिन उनको मालूम था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, अगर डिवीजन कराते हैं तो इनकी पोल खुल जाएगी
अब उनको लगा जब हमारी पोल खुल जाएगी तो बहिर्गम में बाहर चलेगा, नहीं तो अन्यथा वो उसको प्रस्ताव को फेल कर देते, तब उनके प्रस्ताव पर चर्चा होती। इनका ये था कि 5 प्रस्ताव लिए थे, हमारे क्यों नहीं लिए? 5 नहीं थे, वो प्रस्ताव एक ही था, चूंकि एक ही व्यक्ति के समर्थन में थी इसलिए उसको पढ़ा गया। प्रदीप जी, सरकार का भविष्य कैसे देखते हैं आप? सवाल बार बार खड़े होते हैं, 5 साल नहीं चले। सरकार आपने देखा है कि पूरी बहुमत की सरकार है जी, जबकि भाजपा का कहना है कि लंगड़ी सरकार है, अल्पमत की सरकार है। बार बार आप सिद्ध हो गया कि बहुमत की सरकार है। और जिस तरह से आज वचन पत्र का पालन माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं, और सामने लोकसभा चुनाव भी है और 1-1.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, उसको मान के माननीय कमलनाथ जी का फोकस इस 1.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का है। तो इस तरह से बहुत सोच समझ के समयबद्ध कार्यक्रम से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सरकार पूरी 5 साल। आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपके पास भी कोई आया इस तरह के प्रलोभन देने? मेरे पास इसलिए नहीं आया कि मेरे पास चुनाव के समय जब रिजल्ट आया था तब सारे नेता मेरे पास बहुत बार आए, मेरे हेलीकॉप्टर भी आ रहा था। जब उनको समझ में आ गया कि ये गुड्डा जायसवाल है, तो उसके बाद दोबारा मेरे पास आज तक कोई नहीं आया। जब हेलीकॉप्टर आया तब क्या कहा गया? कोई प्रलोभन? गाड़ी से भोपाल आ रहा हूँ, मैंने कहा कुछ कहा गया कि आइए आपको हाँ, कुछ मंत्री आप बनाएंगे? जो बोलो जैसा बोलो वैसा हो जाएगा, सोच लो आप, जो बोलो जैसा बोलो वैसा। कुछ बड़े नेता थे? सब बोले, सब शीर्ष नेता केंद्रीय स्तर के भी थे, प्रदेश स्तर के भी थे जी। लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस में 22 साल से जुड़ा हूँ मैं जी। कमलनाथ जी के प्रति एक लगाव है, एक निष्ठा है, एक निष्ठा है। दूसरा ये कि इसी तरह से कोशिश तो लगातार जारी रहेगी। तो क्या आप क्या स्टैंड क्या रहेगा? आप डट गए हैं तो डटे ही रहेंगे कांग्रेस के साथ? बिल्कुल डटे रहेंगे उसमें। और देखना आप कल जब होगा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, तो चूंकि पहली बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में, पहली बार ये होगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही पार्टी करेंगे, ये भी पहली बार होगा। और इसकी शुरुआत भाजपा ने की थी, तो कल उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का बनेगा। इस तरह से एक मजबूत सरकार बन के कांग्रेस काम करेगी। और जितना वचन पत्र बना है, जो फोकस है किसानों का, फोकस है युवाओं का, फोकस है महिलाओं की सुरक्षा। आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है? कुछ निर्दलीय विधायक या कुछ और विधायकों की जिम्मेदारी आपको दी गई है? मेरे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी जवाबदारी है, जो निर्दलीय है उनकी जवाबदारी मेरे ऊपर है जी। और आपने देखा कि सारे लोग साथ में थे, तो वो जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई। पाई। क्या कहते हैं, उनकी क्या मांग है? हालांकि कोई शर्त नहीं, उनकी शर्त कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अपेक्षा रहती है सबकी। और माननीय कमलनाथ जी से चर्चा है आने वाले समय पर, लोकसभा चुनाव भी है, सारी चीज़ देखते हुए उनकी जो अपेक्षा है उसको पूरी। प्रदीप जायसवाल गुड्डा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, और उनका कहना है कि कांग्रेस उनके रग रग में बसती है, कमलनाथ जैसा कोई नेता नहीं है और वही उनके आदर्श है। और उन्होंने जनता से भी यही वादा किया था कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उन्होंने ये भी कहा था, एक भविष्यवक्ता की तरह, जैसा वो कहते हैं, कि सरकार जिसकी भी बने उनके वोट की उसको जरूरत जरूर पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं वो, या उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी है, उनकी बातें सुननी है और उनकी अपेक्षाएं भी पूरी करनी है। जाहिर है अपेक्षा सबसे बड़ी अपने क्षेत्र का विकास ही होता है। हाँ, उसके अलावा भी सियासत में कई तरह की अपेक्षाएं हैं जिसको शायद प्रदीप जायसवाल न कहें। यह कहना कि जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन अब कर्म भूमि तो वारासिवनी ही है, पिता की भी थी, उनकी भी है, और काश पिता अगर होते तो बहुत खुश होते। परिवार के लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा कि मत चूको चौहान, आगे बढ़ जाओ, और वो भावुक हुए, आगे बढ़े और आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।